देखिए साहब, हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए की पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे कि डीएनए जो आपको बताया था कल कि डीएनए इतना लंबा है, जो हमारी पूरी एक सेल के अंदर डीएनए कितना लंबा होता है, 2.2 मीटर लंबा होता है। ये बात देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग डीएनए कितना लंबा है। इसको निकालने का तरीका है पैकेजिंग में। सबसे पहले तरीका समझिए। आपने कहा आपके अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, 2n। अगर डिप्लॉयड सेल है तो उसमें जो बेस पेयर होते हैं, बेस पेयर आपके अंदर कितने होते हैं किसी सेल के अंदर, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं। ठीक है, और दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर, यही होती है। अब इस नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 10⁻⁹ मीटर। ठीक, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या लेंथ ऑफ डीएनए कितनी आती है, लगभग 2.2 मीटर आती है। ठीक है, लगभग 2.2 मीटर लेंथ आ गई किसकी, आपके डीएनए। कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है, तो डीएनए की लेंथ आपकी इतनी है और सेल तो माइक्रोमीटर में होती है, छोटी छोटी सेल है। जैसे आपकी आरबीसी है, आरबीसी जो होती है उसका जो साइज होता है वो 7 माइक्रोमीटर होता है। अब इतनी छोटी सी आरबीसी है, इसके अंदर इतनी बड़ा न्यूक्लियस कैसे आ पाएगा। पहली बात तो आपकी आरबीसी में न्यूक्लियस होता नहीं, लेकिन आरबीसी किसी सेल से तो बनी होगी, इसके पीछे वाले सेल में तो होगा नॉर्मोब्लास्ट, प्रोनॉर्मोब्लास्ट, उनमें तो होगा न्यूक्लियस। जब उसमें न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा। इतना डीएनए कैसे आता है, तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हमारा टॉपिक हो गया आज का। ठीक है, तो जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए है वो कैसे होता है समझिए। इसके लिए हमें सबसे पहले बात करना पड़ेगी कि डीएनए आपके अंदर तो चलिए इतना मीटर लंबा है, ठीक है, और यही अगर ई कोलाई होता, कौन होता बेटा, एस्केरिचिया कोलाई, तब उसमें कितना होता आप निकाल सकते हो। ई कोलाई के अंदर, ई कोलाई के अंदर कितना लंबा डीएनए होगा। ई कोलाई में हमने आपको कहा था 4.6 इंटू 10⁶ था, कितना था, है ना, कितने बेस पेयर थे सर। हाँ सर एक बार अपन समझाते हैं 2.2 मीटर के बाद। देखिए हमने फिर से बता दें क्या। देखिए आपके अंदर जो सेल है उस सेल के अंदर हमने देखा कि कितने बेस पेयर होते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये हमने कोई मतलब ऐसे नहीं, आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पे सबसे पहले ही पेज के ऊपर लिखा हुआ है, चैप्टर की शुरुआत में ही कितने कितने बेस पेयर होते हैं। आप ध्यान से देखिए, और यही हमने आपसे कहा था पिछले क्लास में कि इसे रट्टा मार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे फिर परेशान हो गया। हाँ देखिए, ये तो बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, ये किसमें होते हैं, ई कोलाई के अंदर। ई कोलाई के अंदर कितने हैं आपके 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। आपके अंदर कितने हैं, एक हैप्लॉइड सेल है, कैसी है, हैप्लॉइड कंटेंट है अगर तो उसमें 3.3 हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब हुआ एन कंडीशन में कितने हैं आपके अंदर, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। लेकिन आपके अंदर तो डिप्लॉयड सेल होती है, 2n कंडीशन होती है, तो 2n में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो 6.6 इंटू 10⁻⁹ आ जाएगा। यही तो यहाँ लिख दिया है हमने। कितना आपके अंदर है बेस पेयर, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। और एक बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है कल हमने, और आपको डीएनए का स्ट्रक्चर में हमने ये बताया था कि डीएनए कितना चौड़ा होता है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी होती है, तो 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर बताई थी, बता चुके पहले। ठीक, तो आपको ये पता है। अब इसके बेस पेयर के बीच की दूरी इतनी होती है, नैनोमीटर में होती, तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ होता है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल इसका ये निकल के आ जाएगा। तो इतना लंबा आपका डीएनए होता है किसी एक सेल के अंदर। तो ये इतना लंबा डीएनए, मान लीजिए पूरा बोर्ड है, इतना लंबा डीएनए और सेल है दूसरी, कैसे भरेगा इसके अंदर। ठीक है, अब इसके ऐसे ही लेंथ अगर आपसे पूछे इसके नीचे कोलाई की, तो निकाल सकते हैं, मोबाइल आपके हाथ में है, निकाल सकते हैं आप। 4.6 बेस पेयर होते हैं,
किससे मल्टीप्लाई करना है 0.34 into 10 to the power minus 9 से मल्टीप्लाई करिए। बताइए कितना निकल के आता है, आंसर बताइए। इतने टाइम में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 to the power minus 3 हो गया यहाँ से। 1.34 था, 0.34। अब इसका मल्टीप्लाई करना है आपको, सिंपल 1.564 into 10 to the power minus 1.564 into 10 to the power -3 है, और उधर करके लेंगे तो अपना निकल ही आएगा, मीटर में निकल जाएगी, इसमें निकल जाएगी ये लेंथ मीटर में आ जाएगी। समझ में आ गई बात या नहीं? तो आप इस तरीके से, अगर आपको एक क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक भी बता दी। अगर आपसे कोई कहे कि हमारा डीएनए है, क्या कहा है आपसे, कहते हैं डीएनए है जिसमें 200 बेस पेयर है। कितने बेस पेयर हैं? 200 बेस पेयर है। बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी, बता सकते हो? क्या करोगे? 200 इंटू 0.34 इंटू 10 to the power minus 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सीधा आंसर आ जाएगा। डीएनए की लेंथ निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह से हम डीएनए की लेंथ निकाल सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनाए जा सकते हैं और बनते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे। तो अब क्वेश्चन ये आया कि ये इतना लंबा डीएनए है, इस डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर कैसे ले जाएं? बैक्टीरिया तो 0.2 माइक्रोमीटर तक का होता है, बहुत छोटा होता है बैक्टीरिया, बहुत छोटा होता है। उसके लिए हमारे पास डीएनए में पैकेजिंग की बात आएगी। तो बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, दोनों में ही हमें डीएनए को पैकेजिंग करना है, एक सेल के अंदर ले जाना है। कैसे ले जाए? क्योंकि हमने आपको बताया था बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। कैसा होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होती है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, एब्सेंट होती है ना। तो इसका मतलब यह हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ होगी नॉन हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ क्या होगी बेटा? नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगी, ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगी, जिसका नाम मतलब किस तरीके की हो सकती है, ये बेसिक होगी। पहली बार कैसी होगी ये? बेसिक लाइक पॉलीएमीन्स। पॉलीएमीन्स टाइप की एक कोई प्रोटीन होगी। इस प्रोटीन के चूंकि बेसिक है, नेगेटिवली चार्ज है। कैसा है चार्ज इसके ऊपर? सॉरी, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटीन के ऊपर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन। और डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए इसके ऊपर क्या करेगा? रैप कर जाएगा, और वही चरखी में जिस तरीके से तुम्हारा भरा जाता है डोर, वैसे ही आपका डीएनए इसमें अंदर रैप कर जाएगा। ये तो होगी बात किसकी? प्रोकैरियोट्स की। हाँ, अब आएगी बात यूकैरियोट्स की, जिसमें लीनियर डीएनए मिलता है। तो डीएनए में अब हमारे पास क्या मिलता है? यूकैरियोट यानी हम लोग हो गए। यानी कि हमारे अंदर कौन सा प्रोटीन होगा? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन भी होगा और नॉन हिस्टोन भी होगा, ठीक है, दोनों ही प्रोटीन होगा और दोनों हेल्प करेंगे पैकेजिंग में। आइए देखते हैं किस तरीके से ये हेल्प करेंगे। लिख लेना आराम से, वीडियो में सब कुछ तो चालू हो जाए। अब सबसे पहला काम क्या है? हमें सबसे पहले देखना है हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन कितने होते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं, इनके ऊपर कैसा चार्ज होता है। हमने आपको कहा कि हिस्टोन प्रोटीन पे चार्ज पॉजिटिव होता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होगा? दो एमिनो एसिड हैं जिसका नाम है लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है, लिखा है एनसीईआरटी में, लिखा है, ठीक है, लाइसिन और आर्जिनिन। ये कैसे हैं? एसिडिक है कि बेसिक हैं? लिखा हुआ है, अभी आपको पीछे बताया बेसिक है। लाइसिन और आर्जिनिन दो ऐसे एमिनो एसिड हैं जिनसे मिलकर बनी हुई है आपकी हिस्टोन प्रोटीन। मतलब खाली यही नहीं है, ये दो हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो हिस्टोन प्रोटीन जो आपकी बनती है उसमें लाइसिन और आर्जिनिन जो होते हैं वो सरफेस के ऊपर होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दे देंगे? आपका पॉजिटिव चार्ज दे देंगे। समझ में आई बात है?
और डीएनए भी नेगेटिवली चार्ज वो इसके ऊपर रैप कर जाएगा। नहीं समझे बात है? दिमाग में बैठ गई, ये छोटी सी बात बैठ गई। अब हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के टोटल होते हैं, ठीक है, 5 टाइप के, जिसमें हम एक इधर लिख रहे हैं H1 टाइप और बाकी इधर लिख रहे हैं H2A, H2B, H3 और H4। ये इन सब के दो यानी इन सब का क्या डाइमर, इन सब का क्या डाइमर, यानी एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और इसी के पीछे इसी का एक और टोटल कितने 8 ऑक्टामर हो गया, है ना। टोटल कितने हो गए ये ऑक्टामर, इसे कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। तो H2A, H2B, H3 और H4। हम आगे से देख रहे हैं, पीछे की तरफ देखेंगे तो 2 और हो जाएंगे। वही H2A, हाँ वही H2A के 2, H2B के 2 डाइमर है ना, एक के डाइमर, यानी इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2, तो ये टोटल मिलकर क्या बन गया ऑक्टामर बन गया। तो हिस्टोन ऑक्टामर है यहाँ पे, और हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर अब क्या होगा, तो आइए इसके ऊपर देखते हैं क्या होगा। आपका ये हिस्टोन है, ठीक है, और इसके ऊपर अब क्या होगा हमारा डीएनए आएगा। डीएनए जो था वो नेगेटिव चार्ज था, तो डीएनए इसके ऊपर रैप करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, डीएनए इसके ऊपर रैप करेगा। कितने टर्म लेगा 1 होल 3/4, 1 होल 3/4 यानी कि 1.75 टर्म ले सकता है। और इस टर्म में कितने बेस पेयर होंगे, बेस पेयर, तो इस टर्म में होते हैं 200 बेस पेयर। कितने बेस पेयर होते हैं बेटा? 200 बेस पेयर होते हैं। हाँ, ये पूरा डीएनए जो है कितना लंबा है 200 बेस पेयर के बराबर लंबाई है। यानी डीएनए की लंबाई को हमने शुरुआत में अभी नाप लिया, या तो बेस पेयर के फॉर्म में कह दो या मीटर में कह दो, ठीक है। तो हमने कहा कि 200 बेस पेयर हैं इस डीएनए के, इतना लंबा डीएनए इसके ऊपर रैप कर गया। आगे क्या होगा सीन समझिएगा। तो इसका एक एंड तो खुल गया है, आगे क्या होगा, यहां पे आपका एक H1 टाइप का हिस्टोन आ जाएगा। कैसा आ गया? H1 हिस्टोन आ गया। और H1 हिस्टोन क्या करता है, इसे जोड़ देता है। फिलहाल H1 को अगर हटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, H1 को हटा दिया जाए, ठीक, यहां से हटा दिया थोड़ी देर, तब ये जो बना इसे कह दिया हमने न्यूक्लियोसोम। तो एक न्यूक्लियोसोम में क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर को ही हम क्या कह सकते हैं, न्यू बॉडी भी कहते हैं, न्यू बॉडी, ठीक है, न्यू बॉडी, NU। हिस्टोन ऑक्टामर का दूसरा नाम क्या है बेटा, न्यू बॉडी। ये हिस्टोन ऑक्टामर है, इसे हम क्या कह सकते हैं, न्यू बॉडी। या यही आपकी कोर बन गई, यही तो कोर भी है ना। तो न्यू बॉडी भी कह सकते हैं, या कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम भी कह सकते हैं, कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। ध्यान से समझ रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं ना इसको। अब क्या हुआ, एक न्यूक्लियोसोम ये बन गया, यानी न्यूक्लियोसोम में क्या हो गई, 2 चीजें मिल गई। न्यूक्लियोसोम में क्या हो गई, 2 चीजें मिल गई। क्या हुआ, एक तो आ गया हिस्टोन ऑक्टामर, और दूसरा डीएनए। बोलो, यहां तक कोई समस्या नहीं है? न्यूक्लियोसोम में 2 चीजें, 2 चीजें। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम थोड़ा सा साइज की बात कर लेते हैं, क्योंकि साइज मैटर्स मोर। आपसे कहा ये डीएनए कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है डीएनए, 2 नैनोमीटर के बराबर। जब न्यूक्लियोसोम बनेगा, जब क्या बनेगा बेटा, न्यूक्लियोसोम, तो न्यूक्लियोसोम की जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी, 10 नैनोमीटर के बराबर। एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, ठीक है। अभी हमारा सिर्फ इतना 200 ही बेस पेयर तो यूटिलाइज हुआ। हमारे पास कितने बेस पेयर हैं, 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर है।
इतने बेस पेयर हैं, अभी तो सिर्फ उसमें से 200 यूटिलाइज हुए। यानी कि अब क्या होगा, अब सीन ये होगा कि ये हमारा हिस्टोन यहाँ आके जुड़ जाएगा और ये डीएनए अब आगे जाएगा। ठीक, डीएनए जब आगे जाएगा तो क्या होगा, तो ये वाला हिस्टोन ऑक्टामर जो है, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर, ये इसके साथ में जुड़ जाएगा। समझ में आई बात है? एक और जुड़ जाएगा, एक और जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ते चले जाएंगे हिस्टोन ऑक्टामर्स। और बीच में क्या आ जाएगा आपका, बीच में क्या आ जाएगा, H1, हर जगह बीच में H1 बैठा होगा। नहीं समझे बात को? ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं? तो ये आपने कह दिया कि साहब हमारा H1 जो है ये बीच में जोड़ने का काम कर रहा है और बाकी डीएनए आगे बढ़ने का काम करता चला जा रहा है। ठीक है, सर ये साइनैप की तरह है उसकी न्यूरॉन। हाँ अब देखिए ये पूरी थिकनेस, बेटा आप जरा समझो, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस क्या हो गई, ये हो गई 10 नैनोमीटर, पूरी थिकनेस हो गई। लेकिन कभी तुमने अगर बाहर देखा हो, बिजली के तार पड़ते हैं खंभों के ऊपर, जो है बिजली के तार लगाए जाते हैं यहाँ पे, तो वो बिजली के तार आते हैं एक बड़े से गोले में रैप करके आते हैं, देखा? वो तार पहले खींच के बाहर डाल देते हैं और जब वो तार बाहर खींच के डालते हैं तो इस तरीके से ऐसे छल्ले बना हुआ होता है। क्यों बना हुआ होता है? टेंशन। तो जैसे ही इसमें ये सीन क्रिएट होगा, एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी, तब ये भी आपस में फिर कॉइलिंग करेंगे। समझ में आई बात या नहीं? तो ये कुछ इस तरीके से कॉइलिंग होगी। समझ में आई बात या नहीं? और इस कॉइलिंग में बेटा ध्यान से देखना, इस कॉइलिंग में यहाँ पे 6 न्यूक्लियोसोम, 1 2 3 4 5 6, एक टर्न में कितने न्यूक्लियोसोम आ गए? 6। तब इसकी जो थिकनेस होगी वो हो जाएगी 30 नैनोमीटर। पहले कितनी 10 कहाँ से शुरू करी थी? 2 से। यही तो करा था। डीएनए की 2 नैनोमीटर, फिर उसके बाद आगे बढ़े न्यूक्लियोसोम की 10 नैनोमीटर, फिर आगे बढ़ गए 30 नैनोमीटर, और फिर इसके बाद आगे और बढ़ेंगे, सुपर कॉइलिंग हो जाएगी। सुपर कॉइलिंग, आपने कभी चरखी में से मंझा निकाला हो, नई चरखी में से छल्ले पे छल्ले बनते चले जा रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ होगा, क्योंकि टेंशन इतनी होती है जिसकी वजह से सुपर कॉइलिंग हो जाएगी, एक के ऊपर एक आते चले जाएंगे। तब वो कितना हो जाएगा? 300 नैनोमीटर। और फिर इसके बाद और जब कॉइलिंग होगी तब 700 नैनोमीटर पे पहुंच जाएंगे, और 700 नैनोमीटर जब पहुंचेंगे तब इसका नाम होगा क्रोमैटिड। एनसीईआरटी में क्रोमैटिड मिल गया, इतना लंबा ड्रामा नहीं लिखे। समझ में आ गई बात है? डीएनए ही तो हिस्टोन के ऊपर रैप करता हुआ चला जा रहा है, हिस्टोन। लेकिन इस बीच में अब ये बिखरने सा लगेगा, जैसे आपको मंझा जब आप निकालते हो चरखी में से, नई चरखी है मंझा निकाला तो बिखरने लगता है, इधर उधर उड़ने लगता है। तो आपने जब नया घर बनते हुए देखा होगा, नया घर बनते देखा है, तो नए घर में जब यहाँ दीवार चुनाई हो रही होती है तो इस चुनाई में बाहर से बल्लियां लगा के ऐसे रोकते हैं, फिर ऊपर लगाते हैं ऐसे, देखा है? तो ये क्या कहलाती है? कहलाती है स्कैफोल्डिंग। ये स्कैफोल्डिंग करने के लिए डीएनए में क्या काम होता है? डीएनए में ऐसा काम कौन करता है? बल्लियां तो लग नहीं सकती डीएनए में, है ना? तो डीएनए में ये काम कौन करता है? स्कैफोल्डिंग को रोकने का ये काम करता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या करते हैं? इसके साथ में मिल जाते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, तो इसको और सपोर्ट देते हैं। आप पूरा एक
आपको स्ट्रक्चर दिखने लगता है, जिससे आप क्या करते हो आगे चल के। दो क्रोमैटिड जब मिलते हैं, एक क्रोमैटिड ये हो गया 700 नैनोमीटर, एक क्रोमैटिड ये हो गया 700 नैनोमीटर, दोनों को मिला के 1400 नैनोमीटर और बन जाता है क्रोमोसोम। समझ में आ गई बात या नहीं? यानी कि आपका जो न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस के अंदर जो आपको पहले तो आपको सबसे पहले न्यूक्लियस का जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो क्रोमैटिन रेटिकुलम मिलता है, क्रोमैटिन मिलता है। वो क्रोमैटिन क्या है अब आप समझ गए, ये है क्रोमैटिन। उसके बाद आपने कहा यही क्रोमैटिन जब और कंडेंस होगा तो क्या बन जाएगा? एट द सेम टाइम ऑफ सेल डिवीजन आपको क्या मिलता है बेटा? समझ में आ गई बात या नहीं? बोलो, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चीजें समझ में आ गई? आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपने कहा क्रोमोसोम बन गया हमारा, लेकिन क्रोमोसोम बनता ही क्यों है? हमने अभी आपको बोला एक पॉइंट, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन पे ही ये काम होगा, तब तक यहीं पे रहेगा इतना में। तो हम लोग अभी तो ये पढ़ रहे हैं, लेकिन सेल डिवीजन हमने आपको बताया है सेल डिवीजन कैसे होता है। पूरा साइकिल होता है सेल डिवीजन का। पहले आती है इंटरफेस, जिसमें आती है G1S और G2, फिर आती है कैरियोकाइनेसिस, फिर आती है साइटोकाइनेसिस। याद आए कोई बातें? बता चुके हैं ना? तो ये जो एस फेज है, एस फेज में क्या होता है? DNA रेप्लिकेशन एंड हिस्टोन फॉर्मेशन। बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं? तो अभी हम लोग जब टॉपिक में आगे घुसेंगे चैप्टर में, तो डीएनए रेप्लिकेशन आएगा। कोई तुमसे क्वेश्चन पूछ दे डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? सेल डिवीजन की एस फेज में होता है, इंटरफेज की। सेल डिवीजन में जो इंटरफेज है, कौन है? इंटरफेज, उसकी एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। बोलो, यहां तक कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? पैकेजिंग ऑफ क्रोमोसोम समझ में आ गया? आइए बस जल्दी से इसे एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं, हमारा काम ही खत्म हो गया। टॉपिक ही खत्म भाई, पता ही नहीं चला, अलग ही बंदा था वो। हाँ, देखिए सबसे पहले आप लोगों ने कहा कि आपका जो डीएनए है वो कितना लंबा है? वो इतना लंबा है। पॉइंट पकड़ लिया, हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए एनसीईआरटी में। लेंथ ऑफ ई कोलाई का कितना है? इतना मिलीमीटर में दे दिया है, कोई बात नहीं है, आप हाईलाइट कर लीजिएगा। प्रोकैरियोट्स में ये काम कैसे होता है? प्रोकैरियोट्स में कोई डेंस न्यूक्लियस तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज हेल्ड विद सम प्रोटीन्स दैट हैव पॉजिटिव चार्ज। हमने आपको एक प्रोटीन का नाम भी बता दिया है, किस किस तरीके के प्रोटीन, नहीं प्रोकैरियोट्स में किस तरीके के प्रोटीन्स होते हैं हमने आपको नाम भी बता दिया है। पॉली एमीन्स टाइप के होंगे, बेसिक होते हैं, सब लिख दिया है हमने। समझ में आ गई बात है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है? आइए, अब आपने एनसीईआरटी में ये तो समझ लिया कि ये डीएनए जिस रीजन में होता है प्रोकैरियोट्स में, उस रीजन को क्या कह देते हैं बेटा? न्यूक्लियोइड। उस रीजन को क्या कह देते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड। समझ में आ गई? अब बात आती है आगे, कुछ पॉइंट्स और पकड़ेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास आ गया हिस्टोन प्रोटीन। अब ये बात आ चली यूकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स का काम खत्म, यूकैरियोट्स में होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो रिच होते हैं किसमें? बेसिक अमीनो एसिड, लाइसिन और आर्जिनिन। बेटा अभी आप आगे चलोगे, हमसे ही पढ़ोगे, नीट का क्रैश कोर्स करोगे अगले साल, इसी साल के लास्ट में। जब आप नीट के लास्ट में क्रैश कोर्स करोगे तो हम आपको बताएंगे अमीनो एसिड्स कई तरीके के होते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड, न्यूट्रल वैलिन हो गया। ठीक है, बेसिक कौन से हो गए? ये वाले हो गए। ठीक है, आपने कहा एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, इसके बाद सल्फर, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का नाम यहां लिख लेना, कहीं चोरी से कहीं कोने में लिख लेना, सिस्टीन एंड मिथ्योनिन।
सिस्टीन और मिथ्योनिन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हैं। आपको बताएंगे कब ये बात आपको तब पता चलेगी जब आप इंसुलिन पढ़ोगे। इंसुलिन में ये हम घटना फिर से उठाएंगे और इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी पार्ट है, हो सकता है नानी क्या हो कब इंसुलिन। अरे सर हम बहुत जल्दी बढ़ा रहे हैं। कोई नहीं अभी हम लोग बात करेंगे। तो सिस्टीन और मिथ्योनिन ये दो अमीनो एसिड ऐसे हैं, सिर्फ दो अमीनो एसिड जिसमें सल्फर होती, बाकी किसी अमीनो एसिड में सल्फर नहीं होगी। ये पॉइंट उठा लिया, यहीं से पकड़ लिया, लिख लिया। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन से हैं? सिस्टीन और मिथ्योनिन। इंसुलिन में इसका यूज होने वाला है। आगे चलते चलिए, फिलहाल अपने पॉइंट के ऊपर, अपने टॉपिक पे फिर से आ जाते हैं। बेसिक अमीनो एसिड है कौन? लाइसिन और आर्जिनिन, जिसकी वजह से कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहता है? इसकी सरफेस के ऊपर, ठीक है। सरफेस पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। डीएनए इसी पे रैप कर जाएगा। नहीं समझे बात मेरी? यस सर। ठीक है, तो हिस्टोन ऑप्टामर बना और नेगेटिवली चार्ज डीएनए इसके ऊपर रैप करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम में कितने डीएनए लंबा होगा? 220 पेयर लंबा डीएनए होगा, ठीक है। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूटिंग रिपीटेड यूनिट स्ट्रक्चर, जिसे हमने क्या कह दिया? क्रोमैटिन। कई न्यूक्लियोसोम से ही तो मिलके बना था। आप ध्यान से देखिए तो ये जो न्यूक्लियोसोम थे, यही तो न्यूक्लियोसोम जो थे, कई थे, इन्हीं की रिपीटेड यूनिट है। सुपर कॉइलिंग हो रही, वो तो न्यूक्लियोसोम का ही रिपीटेशन रहा है, नहीं हो रहा है। तब क्रोमैटिन बन रहा है। तब क्या बन रहा है बेटा? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन बन रहा है। अच्छा, अब क्रोमैटिन को जब माइक्रोस्कोप में देखा गया, भाई साहब मेरे पेपर में 2013 का पेपर है या 14 का पेपर है या 15 का, उसमें क्वेश्चन आ गया कि जो न्यूक्लियोसोम है ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग दिखते हैं, मोतियों की माला के जैसे मोती होते हैं उसमें, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें, किसको? क्रोमैटिन को, तो ये कैसे दिखेंगे? ये उन मोतियों के जैसे दिखेंगे, माला में जैसे मोती होते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। समझ में आई बात या नहीं? Yes, बोलिए, sir. कोई समस्या है इसमें? नो सर। नहीं। और इसका डायग्राम भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग दिखाया गया है। जैसे आपसे क्वेश्चन आ गया था। हाँ, ये क्वेश्चन आया था, बीड्स ऑन स्ट्रिंग क्या होते हैं? क्रोमैटिन को जब हम क्रोमैटिन के ऊपर न्यूक्लियोसोम होते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। अब बात आती है अगली पैकेजिंग में। यहाँ पे देखिए, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर और क्रोमैटिन पैकेजिंग फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर्स दैट आर फर्दर कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड एट मेटाफेज स्टेज। और मेटाफेज स्टेज पे क्या बनाएंगे ये बेटा? क्या बना देंगे? बोलो बच्चा, क्रोमोसोम। याद रखिएगा, बेस्ट स्टेज टू स्टडी क्रोमोसोम इज मेटाफेज। याद रखिएगा, बेस्ट स्टेज टू स्टडी क्रोमोसोम इज मेटाफेज, ठीक है। पैकेजिंग के लिए देखिए यहां लिखा हुआ है, हायर लेवल की पैकेजिंग के लिए एडिशनल प्रोटीन्स भी जरूरत होते हैं, यानी हिस्टोन के अलावा भी कुछ प्रोटीन्स की जरूरत होती है जब हम हाई लेवल के ऊपर क्या कराते हैं? पैकेजिंग। उन प्रोटीन्स को क्या कह देते हैं? लिखा हुआ है, देख लो, साफ साफ लिखा हुआ है अगले पेज के ऊपर। उन प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स कहते हैं। बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। अब यहाँ पे बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या कर रहा है भैया, तुम तो पूरा ये हाइलाइटर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको हमने बताया, बेटा मेरी बात सुनिए और समझिए, हमने आपको बेटा यहाँ बताया कि जो डीएनए होता है, डीएनए का क्या होता है बेटा? रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन का मतलब हमने आपको पिछले ही क्लास में बता चुके हैं, सेंट्रल डोपा बताया था, डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, ठीक है। तो आपका डीएनए का क्या होने वाला है बेटा? रेप्लिकेशन। किसमें होता है? एस फेज में होता है। जो डीएनए यहाँ है, देखिए ये बेचारा ऐसा डीएनए यहाँ फंसा हुआ है जो हिस्टोन से कवर्ड रहता है, जुड़ा रहता है, वो एक्टिव रहता है और एक्टिवली ये क्या करता है? डीएनए से आरएनए बनाता रहेगा, यानी रेप्लिकेशन कर सकता है। तो ऐसे डीएनए को क्या कहते हैं?
वो क्रोमैटिन जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसे कह देते हैं यूक्रोमैटिन। यू का मतलब आपको पता है, आपने यूकैरियोट पढ़ा था। इसका मतलब क्या होता है? यू मतलब होता है ट्रू, कैरियोट कैरियन, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स कहते हैं। याद आई बात या नहीं? यस सर। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे भी यूक्रोमैटिन है, यानी ये कैसा क्रोमैटिन हो गया? ट्रू क्रोमैटिन हो गया। ट्रू क्रोमैटिन यानी जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन होगा। और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए डीएनए को खुलना पड़ेगा। तो डीएनए यहाँ पे क्योंकि इतनी तेजी से रैप करा हुआ है तो कहीं डीएनए ऐसे ढीले ढीले भी होंगे, रैपिंग कहीं डीएनए की रैपिंग बिल्कुल ऐसे होएगी, फिर ऐसे होएगी। अच्छा, क्रोमोसोम या किसी भी सेल के किसी भी स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हम कैसे स्ट्रक्चर देखते हैं? हम पहले एक सेल लेते हैं, सेल में क्या करते हैं? स्टेन डालते हैं, कलर डालते हैं, फिर माइक्रोस्कोप में उसको रख के देखते हैं। तो जहां कलर हाईलाइट हो रहा है यानी वहां कोई ना कोई चीज थी, उसने कलर ले लिया। जहां हाईलाइट नहीं हो रहा वहां कोई चीज है ही नहीं, वहां साइटोप्लाज्म है। समझ में आई बात या नहीं? तो यहां पे जो डार्कली स्टेन, कैसे हैं? डार्कली स्टेन, ठीक है, वो क्या हो गए? वो ट्रांसक्रिप्शन कर रेप्लिकेशन करेंगे? नहीं कर पाएंगे। और रेप्लिकेशन नहीं होगा तो क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा? नहीं हो पाएगा। तो जो डार्कली स्टेन है, जो क्या है? डार्कली स्टेन है, वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। जो लाइटली स्टेन, ये कैसे होंगे? लाइटली, क्योंकि इसके ऊपर लाइट स्टेन आएगा, तो ये क्या हो जाएंगे? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो जाएंगे। तो यूक्रोमैटिन कैसे? लाइट स्टेन। देखिए लिखा है उस पे, यूक्रोमैटिन कैसे हो गए? लाइट स्टेन यूक्रोमैटिन, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। और इसका जस्ट अपोजिट कर दो, डार्कली स्टेन, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन, बोलो कोई दिक्कत? हेटेरोक्रोमैटिन कैसे हो गए? ये डार्कली स्टेन हो गए। और ये कैसे होंगे? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी पढ़ लो भैया, यही है मौका। देखो, टिपिकल न्यूक्लियस, एक टिपिकल न्यूक्लियस में कुछ रीजन होते हैं जहां क्रोमैटिन होता है वो लूजली पैक्ड है, तो लाइट स्टेन होगा। लूजली पैक्ड तो लाइट स्टेन, लाइट स्टेन तो यूक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन है तो क्या कैसा होगा? वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। समझ में आई बात या नहीं? और हेटेरोक्रोमैटिन कैसा है? डार्कली स्टेन है, डेंसली पैक्ड है और डार्क स्टेन होगा। स्टेन कैसा है? डार्क वाला। तो कैसा होगा? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। कैसा हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। तो लाइट वाला वो एक्टिव होगा। देखो ना यहाँ पे यार, कितने कितनी आसानी से उसने मुझसे कह दिया तू नहीं मेरा तो कोई दूसरा हो जाएगा। देखिए, तो यूक्रोमैटिन कैसा हो गया? यूक्रोमैटिन ये हो गया लाइट स्टेन, खुला हुआ है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। समझ में आई बात या नहीं? यस सर। हेटेरोक्रोमैटिन डार्कली स्टेन, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। पॉइंट पकड़ लो यार, खत्म किस्सा, ये टॉपिक खत्म। अर्जुन भाई की जय। अर्जुन भाई की जय। अर्जुन बहुत बढ़िया इंसान था, मजा आ रहा उसके साथ जिंदगी में, एक अच्छा एक्सपीरियंस। पनीर खाने चले जाते हैं साथ में। अरे यार उसने बुलाया तक नहीं, कह रहा भाई अब तुम बात नहीं करना। खैर आते हैं, अब हम लोग जो है ये बात करेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। इसके लिए हम लोग नई वीडियो का सफर तय करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे।